अगर हम इतिहास को देखें तो एक बात साफ नजर आती है कि कैसे बड़े और जटिल समाज अपने लोगों के ध्यान, उनकी भावनाओं, उनकी ऊर्जा को नियंत्रित करते आए हैं। कभी ये धार्मिक त्योहारों के जरिए होता था तो कभी ग्लैडिएटर के खूनी खेलों से। और आज ये होता है एल्गोरिदम से चलने वाली डिजिटल फीड्स के माध्यम से। आज की इस पड़ताल में हम इसी आधुनिक विकर्षण के मनोविज्ञान और इसकी शक्ति संरचना को समझने की कोशिश करें। हम हमेशा इतने व्यस्त क्यों रहते हैं, लेकिन अंदर से इतना शक्तिहीन महसूस करते हैं? ये शायद हमारे समय का सबसे बड़ा विरोधाभास है ना? जरा सोचिए, हमारी उंगलियां लगातार स्क्रॉल कर रही हैं, हमारा दिमाग सूचनाओं से कह सकते हैं ओवरलोडेड है, और हमारे कैलेंडर पूरी तरह से व्यस्त हैं। लेकिन जब असल दुनिया में कोई ठोस बदलाव लाने की बात आती है, तो हम अचानक खुद को बिल्कुल असहाय पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ एक एहसास है या फिर ये किसी सोची समझी व्यवस्था का नतीजा है? इस सवाल को समझने के लिए दो भविष्यवाणियों को देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ थे जॉर्ज ऑवेल और दूसरी तरफ एल्डस हक्सले। ऑवेल को डर था कि बाहरी ताकतें, मतलब सरकारें या कोई बड़ी अथॉरिटी, किताबों पर पाबंदी लगाकर, सूचना को छिपाकर और हमें डर देकर हम पर नियंत्रण कर लेंगी। लेकिन एल्डस हक्सले का डर कुछ और ही था। वो ज्यादा गहरा, ज्यादा चालाक था। उन्हें लगता था कि कोई हम पर पाबंदी लगाएगा ही नहीं, बल्कि हमें इतनी ज्यादा सूचना, इतना ज्यादा मनोरंजन दे दिया जाएगा कि हम खुद ही सच में दिलचस्पी खो देंगे। सोचिए, हम अपनी आज़ादी को मनोरंजन और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों के लिए खुशी खुशी छोड़ देंगे। और जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हक्सले की भविष्यवाणी कहीं ज्यादा सच साबित हो रही है। और नील पोस्टमैन ने हक्सले के इसी डर को इन शब्दों में बयां किया। लोग अपने दमन से प्यार करने लगेंगे, उन तकनीकों की पूजा करेंगे जो उनकी सोचने की क्षमता को खत्म कर देती हैं। और सच कहूं तो यही वो चौंकाने वाला विचार है जिसे हम आज परत दर परत खोलेंगे। ये विचार क्या कहता है? ये कहता है कि नियंत्रण अब जबरदस्ती से नहीं हो रहा, बल्कि हमारी मर्जी से हो रहा है। हम खुद उन तकनीकों को अपना रहे हैं जो हमें गहराई से सोचने और सवाल करने से रोकती हैं। और क्यों? क्योंकि वो हमें तत्काल सुख देती हैं, तत्काल मनोरंजन देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की हमारी ये पड़ताल हमें कहाँ ले जाती है। पहले हम बात करेंगे तुच्छ संस्कृति की, फिर हम ब्रेड, सर्कस और फीड्स की सदियों पुरानी रणनीति को समझेंगे। इसके बाद हम तमाशे का समाज की आधुनिक सच्चाई को देखेंगे और आखिर में इस पर गौर करेंगे कि हम अपनी असली ताकत यानी अपनी एजेंसी वापस कैसे पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास से। ये देखते हैं कि कैसे सत्ता हमेशा से लोगों को नियंत्रित करने के लिए मनोरंजन और कुछ भौतिक सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करती आई है। ये जो ब्रेड और सर्कस की रणनीति है, यह असल में प्राचीन रोम से आती है। उस वक्त जब रोमन साम्राज्य में असमानता और बेचैनी बहुत बढ़ रही थी, तो शासकों ने लोगों को सिर्फ दो चीजें दी। एक, मुफ्त अनाज यानी ब्रेड ताकि पेट भरा रहे, और दूसरा, कोलोसियम में ग्लैडिएटर के खूनी खेल यानी सर्कस ताकि मन बहला रहे। क्योंकि शासक एक बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि एक भूखे पेट और एक ऊबे हुए दिमाग से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि वक्त के साथ इस रणनीति का रूप तो बदल गया, लेकिन इसका मकसद आज भी वही है। चाहे वो एथेंस के त्योहार हों या रोम के खेल या फिर आज की हमारी सोशल मीडिया फीड्स, लक्ष्य हमेशा एक ही रहा है। जनता को व्यस्त रखो, उनका ध्यान जरूरी मुद्दों से भटका दो और जो व्यवस्था जैसी चल रही है उसे वैसे ही बनाए रखो। और यही वो मूल तर्क है जो इस रणनीति को हर युग में सत्ता में बैठे लोगों के लिए इतना आकर्षक बनाता है। देखिए, समाज की जो गहरी समस्याएं हैं, जैसे गरीबी या अन्याय, इन्हें हल करने के लिए हिम्मत चाहिए, संघर्ष चाहिए, और नतीजे की कोई गारंटी नहीं होती। इसकी तुलना में लोगों को थोड़ा मनोरंजन और छोटी मोटी राहतें देना कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित रास्ता है। चलिए अब बात करते हैं इस घटना के आधुनिक और शायद कहीं ज्यादा शक्तिशाली संस्करण की, जिसे फ्रांसीसी विचारक गाय डेबॉर्ड ने तमाशे का समाज कहा था। डेबॉर्ड का तर्क बहुत गहरा था। उनका कहना था कि आधुनिक पूंजीवाद में हम सीधे तौर पर जीवन का अनुभव नहीं करते, बल्कि हम जीवन की छवियों का, उसकी प्रस्तुतियों का उपभोग करते हैं। असली रिश्ते, असली अनुभव, असली संघर्ष, ये सब कुछ एक तमाशा बन गया है जिसे हम बस स्क्रीन पर देखते हैं। छुट्टी तब तक सफल नहीं मानी जाती जब तक उसकी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट ना हो जाएं, है ना? विरोध प्रदर्शन का मतलब सड़क पर उतरने से ज्यादा एक हैशटैग ट्वीट करना बन गया है। दूसरे शब्दों में, जीवन अब जीने की चीज नहीं रहा, बल्कि उपभोग करने की एक वस्तु बन गया है।
और इस तमाशे में जीने के मनोवैज्ञानिक परिणाम बहुत गहरे हैं। हम धीरे धीरे खुद से और दूसरों से कट जाते हैं। ऑनलाइन किसी मुद्दे पर गुस्सा जाहिर करना हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे हम कोई बहुत बड़ी क्रांति कर रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ दर्शक बने हुए हैं। राजनीति भी एक खेल की तरह बन जाती है, जहां हम अपनी पसंदीदा टीम के लिए चीयर तो करते हैं, लेकिन मैदान में कभी नहीं उतरते। नोम चॉम्स्की और एडवर्ड हर्मन ने इस बात को और आगे समझाया अपने प्रोपेगेंडा मॉडल के जरिए। उनका तर्क यह है कि मास मीडिया, जिसे हम अक्सर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, वो कई बार सत्ता का एक औजार बन जाता है, और ये किसी साजिश के तहत जानबूझकर नहीं होता, बल्कि सिस्टम के ढांचे की वजह से ही ऐसा होता है। मीडिया पर बड़े बड़े कॉरपोरेशनों का मालिकाना हक, विज्ञापन पर उसकी निर्भरता और सरकारी स्रोतों पर भरोसा, इन सब की वजह से असहमति की आवाजें अपने आप ही दब जाती हैं। चॉम्स्की ने हेरफेर की कुछ ठोस रणनीतियों को भी गिनाया है, जैसे ध्यान भटकाने के लिए गैर जरूरी खबरों की बाढ़ ला देना, या फिर पहले एक समस्या पैदा करना और फिर ऐसा माहौल बनाना कि लोग खुद उसी समाधान की मांग करें जो सत्ता पहले से चाहती है। तर्क की जगह सीधे भावनाओं को भड़काना, और शायद सबसे अहम, लोगों को ये यकीन दिलाना कि उनकी समस्याएं उनकी अपनी नाकामी का नतीजा हैं, सिस्टम की खामियों का नहीं। क्योंकि जब हर कोई खुद को ही दोषी मानने लगता है तो फिर क्रांति की संभावना ही खत्म हो जाती है। तो ये तो हुई सामाजिक ढांचे की बात। अब जरा ये देखते हैं कि इन सब का हमारे दिमाग पर एक व्यक्तिगत स्तर पर क्या असर होता है। देखिए, पहले मनोरंजन के लिए एक खास समय और एक खास जगह होती थी, लेकिन आज सर्कस 24 घंटे हमारी जेब में है। हमारा पूरा जीवन अब एक ऐसे मनोरंजन केंद्रित माहौल की पृष्ठभूमि में चल रहा है, जहां हर पल, हर सेकंड हमारे ध्यान को खींचने की होड़ मची हुई है। और ये पूरा मनोरंजन औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हमारी सोचने और महसूस करने की क्षमता को धीरे धीरे सोख लेता है। पेशेवर खेल हमें एक पहचान देते हैं, मुकाबला करने का एक सुरक्षित मंच देते हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हमें अंतहीन कहानियों में डुबो देते हैं। गेमिंग हमें एक ऐसी दुनिया देता है जहां हम नियंत्रण और उपलब्धि महसूस कर सकते हैं, जो शायद असल दुनिया में नहीं मिलती। और सोशल मीडिया, वो तो इन सबको मिलाकर एक कभी ना खत्म होने वाली धारा में परोसता रहता है। सर्कस तब सबसे ज्यादा फलता फूलता है जब भीड़ उत्तेजित होती है, न कि जब वो चिंतनशील होती है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने की है, वो ये कि इस पूरे सिस्टम की व्यावसायिक सफलता हमारे नागरिक विमर्श के पतन से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। एक उत्तेजित, आपस में बटी हुई और हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली जनता विज्ञापनदाताओं और प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। एक शांत, गहराई से सोचने वाला और एकजुट समाज नहीं। और इसका एक गहरा न्यूरोलॉजिकल कारण भी है। हमारा दिमाग असल में वैचारिक खतरों को, यानी हमारे विचारों पर हमले को, शारीरिक खतरों की तरह ही देखता है। तो जब हम ऑनलाइन कुछ ऐसा देखते हैं जो हमारी मान्यताओं के खिलाफ हो, तो हमारे दिमाग का खतरे का डिटेक्टर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है और इसके जवाब में डोपामाइन रिलीज होता है। जी हाँ, वही केमिकल जो हमें इनाम मिलने पर खुशी का एहसास कराता है। इसका सीधा सा मतलब है कि गुस्सा और आक्रोश हमें सचमुच अच्छा महसूस करा सकता है और धीरे धीरे ये एक नशा बन जाता है। और इस न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग की जो आखिरी नागरिक कीमत हमें चुकानी पड़ती है, वो बहुत बड़ी है। जब हमारा ध्यान लगातार छोटी छोटी उत्तेजनाओं में बटा रहता है, तो हम बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता ही खो देते हैं। हम समस्याओं के मूल कारणों तक पहुंच ही नहीं पाते और एकजुट होकर काम करने की हमारी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो सवाल यह है कि क्या हम इस चक्र में हमेशा के लिए फंस गए हैं? शायद नहीं। चलिए, इस आखिरी हिस्से में हम सिर्फ समस्या की बात करने से आगे बढ़ते हैं और जागरूकता पर आधारित एक संभावित रास्ते पर विचार करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक समस्या नहीं है, ये एक नैतिक और अस्तित्वगत बदलाव है। एजेंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने जीवन और अपने समाज की दिशा तय करने की क्षमता। और जब हम इस क्षमता को खो देते हैं तो हम अपनी कहानी के लेखक नहीं रहते, हम बस दूसरों द्वारा परोसी जा रही कहानियों के दर्शक बन के रह जाते हैं। मतलब चुनौती आराम और मनोरंजन को पूरी तरह से छोड़ने की नहीं है। असली चुनौती है उस अदृश्य सौदे को पहचानने की और उसे अस्वीकार करने की, जिसमें हम अपनी सोचने, सवाल करने और बदलाव लाने की क्षमता को थोड़े समय के आराम और मनोरंजन के लिए बेच देते हैं। तो अपनी स्वायत्तता को वापस पाने का रास्ता जागरूकता से शुरू होता है। पहला कदम उस पूरी बनावट को पहचानना जो हमारे ध्यान को काबू करने और उससे पैसा कमाने के लिए बनाई गई है।
दूसरा कदम, सिर्फ सतही लक्षणों को देखने के बजाय समस्याओं के मूल कारणों को समझना। जब कोई खबर सामने आए तो ये पूछना कि इसे क्यों दिखाया जा रहा है और असली मुद्दा क्या है। तीसरा, एक निष्क्रिय उपभोक्ता बने रहने के बजाय दुनिया के साथ सक्रिय और सचेत रूप से जुड़ने का चुनाव करना। और आखिर में ऑनलाइन मुलाकात के भ्रम की जगह असली मानवीय रिश्तों को प्राथमिकता देना। तो हम आपको इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। वे कौन से सुख हैं जिनकी कीमत हमें अपनी आवाज देकर नहीं चुकानी पड़ती? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस तमाशे के साथ अपने रिश्ते पर और उन छोटे छोटे विकल्पों पर सोचने के लिए मजबूर करता है जो हम हर रोज चुनते हैं।